लास्ट क्लास में भी ये आपको बताया गया कि इनवर्स व्युत्क्रम केवल उन्हीं फलनों का ज्ञात किया जा सकता है जो फलन बाइजेक्टिव फंक्शंस होते हैं, यानी कि जो एकाएकी और आच्छादक फलन होते हैं केवल उन्हीं के इनवर्स ज्ञात किए जा सकते हैं। अब यहां पर हम जो त्रिकोणमितीय फलनों की बात कर रहे थे, जिनके डोमेन और रेंजेस हमने पढ़ाई किए, उनमें क्या साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, क्या ये फंक्शन एकाएकी और आच्छादक फलन है? क्यों हम ऐसा क्यों पूछ रहे हैं कि ये एकाएकी आच्छादक फलन है या नहीं? हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि अगर ये फलन एकाएकी आच्छादक होंगे तो ही आप इनके इनवर्स ज्ञात कर सकेंगे, और अगर ये फलन एकाएकी आच्छादक नहीं होंगे तो आप इनके इनवर्स ज्ञात नहीं कर सकते। कुछ बात समझ आ रही है हमारी? आपको नहीं आ रही? अभी आई? क्या बोला मैंने? कि केवल उन्हीं फलनों के इनवर्स ज्ञात किए जा सकते हैं जो फलन एकाएकी आच्छादक हैं। तो क्या त्रिकोणमितीय फलनों के इनवर्स ज्ञात किए जा सकते हैं? तो ये तो डिपेंड करता है, पहले ये पता लगाया जाए कि वो एकाएकी आच्छादक है या नहीं है, उसके बाद ही कुछ कह सकते हैं हम। आप थोड़ा ध्यान से देखिए, मैं आपको बताऊं, गौर करिएगा। मैं आपको कई तरह से ये समझा सकता हूं कि वो फलन एकाएकी आच्छादक है या नहीं है। थोड़ा ध्यान से देखें, पहले ग्राफ से देखें, ग्राफिकली समझने की कोशिश करें बेटा। जब आप साइन का ग्राफ बनाते हो, साइन का, मैं एक का ग्राफ आपको बना के दिखाता हूं। ये 0, यहां π/2, यहां 2π/2, यहां 3π/2, यहां 4π/2, यानी कि 2π। तो जब ग्राफ बनाते हैं तो वो ग्राफ ऐसा बनता है, लगभग इस तरीके का। और अगर यही ग्राफ आप पीछे बनाते चले जाएं, -π/2, -π, -3π/2, -2π, तो ये ग्राफ इस तरीके का बनेगा, ऐसा। ये इस तरह का ग्राफ आपको साइन का मिलता है, साइन x या साइन y, जिसका भी आप मान लें, ठीक है। इसमें फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज +1, जो उसकी मिनिमम वैल्यू है दैट इज -1। तो ये y अक्ष पे उसका रेंज प्रदर्शित हुआ करेगा। बात समझ में आई आपको? और x अक्ष पे उसका डोमेन प्रदर्शित हुआ करेगा। अब आप देख सकते हैं थोड़ा सा, ये हमने साइन का ग्राफ बनाया। एकाएकी फलन की क्या शर्त होती है? एकाएकी फलन की शर्त ये होती है कि यदि f(x1) बराबर f(x2), तब x1 = x2। अगर दो बिंदुओं पर फलन के मान बराबर हैं तो वो वाले पॉइंट भी आपस में कैसे होने चाहिए? बराबर। अब ग्राफ से समझने की कोशिश करिए। अगर मैं एक लाइन ऐसे बना देता हूं, इस बिंदु पर अगर मैं फलन की वैल्यू आपसे पूछूंगा तो आप मुझे इतनी वैल्यू बताएंगे। इस पॉइंट पर भी अगर मैं फलन की वैल्यू पूछूंगा तो भी आप मुझे क्या बताएंगे? यही बात समझ में आई? यानी कि इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, दोनों बिंदुओं पर फलन आपस में कैसा है? इक्वल। इस पॉइंट पर और इस पॉइंट, दोनों पॉइंट्स पर फलन आपस में कैसा है? इक्वल। अगर फलन आपस में बराबर है, इसका मतलब क्या है? यहां पर f(x1) = f(x2). बात समझ में आई? भाई आप यही तो करते हैं, कोई भी ग्राफ बनाते थे। अगर मैं आपसे पूछूंगा ये y है मतलब f(x) है, और इधर की तरफ क्या लिया गया है? इधर की तरफ x लिया है हमने। तो अगर मैं पूछता हूं कि इस जगह पर मुझे फंक्शन की वैल्यू बताइए, तो फंक्शन बताने के लिए आप y एक्सिस पर जाएंगे कि x एक्सिस पर जाएंगे? y पर, क्योंकि यही तो फंक्शन ऑफ x है। तो इस पॉइंट पर फलन की वैल्यू इतनी है, इतनी। इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू बताइए, उतनी ही। तो इस पर और इस पर, दोनों पर फंक्शन आपस में कैसा है? सेम है। अब थोड़ा गौर से देखिए, इस पॉइंट पर x की वैल्यू बताइए। इस पॉइंट पर x, x1,
और इस पॉइंट पर जो x है x2। तो क्या आप ये कह सकते हो x1 इज इक्वल टू x2? कह सकते हो? अरे चित्र भी तो देखो, मुंडी हिला रहे हो बस। फिगर देखो, x1 इतना बड़ा है, x2 इतना बड़ा है। कैन यू टेल मी दैट वेदर x1 एंड x2 आर इक्वल टू ईच अदर? नहीं बराबर है। वी कांट से दिस। क्या प्रूव हो गया कि साइन x का फलन एकाएकी नहीं हो सकता। देखिए, साइन x कोई भी फंक्शन वन फंक्शन है, एकाएकी फलन है। इसके लिए क्या जरूरी होना चाहिए? जब फलनों के मान बराबर हो दो बिंदुओं पर, तो वो दो बिंदु भी आपस में कैसे होने चाहिए? इक्वल। बट वी आर सीइंग इन दिस केस दैट द वैल्यू ऑफ फंक्शंस आर इक्वल टू ईच अदर, बट दैट पॉइंट्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। आप देख लो ना चित्र में, x1 तो बस इतना ही है, x2 इतना बड़ा है। तो क्या x1 x2 बराबर कह दोगे आप? नहीं बराबर कह सकते हो। तो यहां से ग्राफिकली मैं दिखा सकता हूं दैट साइन x इज नॉट अ वन फंक्शन। ये एक ही फलन है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। अभी भी नहीं समझ आया? और भी एग्जांपल चाहिए आपको? देखो, साइन पाई बाई 4 और साइन 3 पाई बाई 4 की वैल्यू कैसी होती है? बराबर। साइन पाई बाई 4 की वैल्यू बताइए। 1/√2। साइन 3 पाई बाई 4 इज अगेन 1/√2। लेकिन क्या आप कह सकते हो दैट पाई बाई 4 इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4? नो, नेवर, हो ही नहीं सकता। ये तो देख लीजिए ना कि दो बिंदुओं पर फलन के मान बराबर हैं, लेकिन वो दोनों बिंदु आपस में बराबर नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ कि साइन x एकाएकी नहीं है। एक ये मेथड दिखाया, एक ये दिखाया, अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है। एक और चेक कर लो। ये x की वैल्यू है और ये fx के मान। साइन के फलन में कुछ डोमेन थे, वो मैं नोट कर लेता हूं। जैसे कुछ भी नोट कर लो, -पाई, या आप इसको ऐसा ले लो, साइन का फलन होता है ना, तो उसमें ठीक है, साइन के फलन का डोमेन क्या था? द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। कुछ भी ले सकते हैं, -पाई, -पाई/2, 0, पाई/2, और इसके बाद पाई। बहुत सारे ले सकते हैं बेटा, हम सारे नहीं ले पाएंगे दिखाने के लिए। ये डोमेन है साइन फलन का। ये उसका रेंज कितने से कितने तक थी? -1 से +1 तक। याद करिए, कल आपने लिखा हुआ है। तो रेंज -1 से +1 तक है। -1, 0, +1। -1 से नीचे नहीं है, +1 से ऊपर नहीं है रेंज। बाकी सारे नंबर इनके बीच में ही आते हैं। तो यही 3 नहीं है, बीच के बहुत सारे नंबर जो मैंने नहीं लिखे हैं। अब आप देखिए, साइन पाई की वैल्यू बताइए कितनी होती है? साइन 180। साइन 180 का मान 0। साइन -180 होती है, इसकी वैल्यू क्या है? 0। साइन 0 की वैल्यू 0। साइन 180 की वैल्यू 0। देख लीजिए ना आप, क्या पाए आप कि ये वाला डोमेन के कई अवयवों के प्रतिबिंब को डोमेन पर जाकर एक ही बिंदु पर मिलते हैं। और ये किसकी निशानी है? ये बहु एक की निशानी है, मैनी वन फंक्शन की निशानी है। और यहां से भी हम पता लगा सकते हैं कि साइन फलन एकाएकी फलन नहीं होता। तो फिर कैसे तैयार हैं आप ये निकालने के लिए कि हम इनके इनवर्स निकालेंगे? जबकि इनवर्स कैन बी फाइंड ओनली फॉर दैट फंक्शंस विच आर बाइजेक्टिव फंक्शंस, जो कि 1 भी हो और ऑन टू भी हो। 1 एकाएकी भी हो और आच्छादक भी हो। केवल उन्हीं का निकाल सकते हैं। लेकिन ये मैंने साइन का केवल एक आपको बताया अभी, बाकी के तो अभी नहीं दिखाए। बट इसी तरह से मैं आपको दिखा सकता हूं, इसी तरह से, कि जितने त्रिकोणमितीय फलन है, ये सारे के सारे त्रिकोणमितीय फलन आपके आच्छादक तो हैं, लेकिन एकाएकी फलन नहीं है। आच्छादक है, ये कैसे कह सकते हैं? आप देखिए, रेंज -1 से +1 तक होती है। आप देखें, -1 से लेकर
प्लस 1 तक की सारी वैल्यूज मौजूद हैं इसमें। कैसे? ये वैल्यू मौजूद है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, हर वैल्यू आपको मिल जाएगी इस पे, कोई भी वैल्यू छूटेगी नहीं इसकी। तो -1 से +1 तक की सारी वैल्यूज मौजूद हैं। -1 से +1 तक के सारे अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव के प्रतिबिंब जरूर हैं। तो सभी त्रिकोणमितीय फलन आच्छादक फलन हैं, लेकिन एकैकी फलन नहीं है। अगर आच्छादक है, एकैकी नहीं है, इसका मतलब वो बाइजेक्टिव नहीं है, और अगर वो बाइजेक्टिव नहीं है देन यू कांट फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, आप नहीं निकाल सकते। तो फिर ये चैप्टर क्यों बना जब हम कर ही नहीं सकते थे? चैप्टर इसलिए बना क्योंकि ये कला आप में है। क्या कला आप में है? कि जितने भी त्रिकोणमितीय फलन है, पहले इस पॉइंट को नोट करिए कि सभी त्रिकोणमितीय फलन एकैकी फलन नहीं है परंतु आच्छादक फलन है। पहले इस चीज को नोट करिए। सभी त्रिकोणमितीय फलन एकैकी फलन, सभी त्रिकोणमितीय फलन एकैकी फलन नहीं है परंतु आच्छादक फलन हैं। और जब तक कोई फलन एकैकी और आच्छादक दोनों गुण नहीं लेगा तब तक हम उसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते। और जितने भी त्रिकोणमितीय फलन आप देखेंगे वो सब फलन एकैकी नहीं है परंतु आच्छादक फलन है। ये बात आपको समझ में आई? ठीक। अब क्या ये चीज आपको समझ में आई जो मैं बताना चाहता था कि फलन एकैकी नहीं है, और उसको मैंने कई विधियों से देखो आपको दिखाया। सबको समझ आ गया कि कहीं पर भी आप बना लो, यहां पर भी अगर आप बना लेते हो तो मैं पूछूंगा इस जगह पर फलन का मान, आप बोलोगे इतना। मैं बोलूंगा इस जगह पर फलन का मान, तो भी आप बोलोगे इतना। तो इन दोनों पॉइंट्स पर फलन तो सेम है ना, लेकिन क्या ये दोनों बिंदुओं की वैल्यू आपस में सेम है? ये इतना है, ये इतना है, वो सेम नहीं है। तो ये फलन एकैकी तो नहीं है, आच्छादक है, इसलिए मैंने इसको नोट कर लिया। तो हम अभी तो इनका इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो फिर क्या करेंगे? ऐसी सिचुएशन पे हम इन फंक्शंस को एकैकी बनाएंगे। आप बना सकते हो, मैंने बोला ना आपके अंदर ये आर्ट है, आप कर सकते हो। तो पहले इन फंक्शंस को हमको क्या बनाना है? बाइजेक्टिव बनाना है, और इसके बाद हम उनके डोमेन और रेंज पता लगाएंगे, उनका इन्वर्स कर लेंगे। ठीक है, तो अब मैं इसको हटा देता हूं। आपको समझ में आ गया? अब देखने वाली बात यह है कि आखिरकार सभी त्रिकोणमितीय फलनों को हम बाइजेक्टिव बना कैसे सकते हैं, ये एक बड़ी बात है अपने आप में। तो देखिए आप कैसे बना सकते हो। सबसे पहले मैं साइन फंक्शन को बनाना चाहता हूं, बाइजेक्टिव साइन फंक्शन। ठीक है, वैसे साइन फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होता है आपने अभी लास्ट क्लास में पढ़ा है। वैसे साइन फंक्शन का डोमेन होता है द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, और उसका जो रेंज होता है वो होता है क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम -1 to +1। ये उसका डोमेन है और ये उसका रेंज है, किसका? साइन फलन का। अब इसका मैं ग्राफ बनाता हूं, आप थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिए। थोड़ा इधर और इधर भी दोनों तरफ मैं ग्राफ बनाऊंगा। ये रिप्रेजेंट करेगा y को, y डैश, इधर की तरफ ये x डैश, और इधर की तरफ ये x। ठीक है, यहां पर 0, यहां पर मैंने बना लिया π/2, ये बना लिया हमने पाई, ये 3π/2, ये 2π, ये 5π/2, फिर 3π, इसके बाद 7π/2, ये 8π। ऐसे इधर सारे नेगेटिव आ जाएंगे। हाँ बेटा 4π होगा, कहाँ पर? ओ सॉरी, यहाँ पर 4π होगा।
हाँ 3, 3.5, 4, ठीक है। इधर की तरफ आएंगे तो -π/2, -π, -3π/2 और -2π और -5π/2 -3π, ठीक है। ऐसे मैंने बना लिया। अब साइन का जो ग्राफ बनता है, अगर मैं यहां पर +1 और यहां -1 मान लेता हूं, ये +1 और ये -1 को रिप्रेजेंट करता है, ये +1 को रिप्रेजेंट करता है और ये -1 को, तो इसका ग्राफ कैसा होगा आप जानते हैं, इसका ग्राफ ऐसा आएगा। देखो इसका ग्राफ बेटा ऐसा बनेगा। इस तरीके का साइन का ग्राफ बनेगा। ऐसा इधर भी, ऐसा ये ग्राफ बन जाएगा, इधर चला जाएगा, ऐसे इन्फिनिटी तक जाता रहेगा, ऐसा इधर भी इन्फिनिटी तक जाता रहेगा, यहां पर 0 π/2 इस तरह से। अब देखिएगा, अगर मैं इसको कैसा बनाना चाहता हूं, मैं इसको बनाना चाहता हूं 1 1, क्योंकि आच्छादक तो ये ऑलरेडी है। 1 1 कैसे बनाएंगे? 1 1 के लिए हम इसकी जो लिमिट है ना, डोमेन की लिमिट, वो हम बांध देंगे इसकी, कि इससे कम नहीं और उससे ज्यादा नहीं आपको लेना है। एक लिमिट को हम उसकी रेस्ट्रिक्टेड कर देंगे, बस उस लिमिट में आप देखेंगे तो वो फलन आपको कैसा दिखेगा, 1 1 दिख जाएगा। आच्छादक तो ये ऑलरेडी है। आप देखें, अगर ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहां से यहां तक का ले लेता हूं पोर्शन, थोड़ा ध्यान से देखें, अगर मैं यहां से यहां तक का पोर्शन ले लेता हूं ग्राफ का, तो आप पाएंगे जब आप ऐसे एक लाइन खींचेंगे तो इस पर और इस दोनों पॉइंट पर फंक्शन सेम होगा, लेकिन दोनों पॉइंट्स की वैल्यू कैसी होगी, अलग अलग। तो इस वाले हिस्से में हमारा फलन क्या नहीं है, एक ही नहीं है। ये बात अब आपको समझ में आती है। आप सिंपली, मैं एक चीज और आपको बताऊं, एक की पहचान, आप एक की एक सिंपल सी पहचान, एक्स अक्ष के समांतर लाइन खींचिए, एक्स अक्ष के समांतर, ये एक्स अक्ष है, इसके एक समांतर लाइन खींचे। अगर वो कर्व को दो जगह काट दे तो एक ही नहीं है, एक जगह काटे तो एक ही है। आप ऐसा खींचोगे दो जगह काट देगा, तो फिर ये 1 1 नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, इसकी लिमिट को, जैसे कि मैंने बोला, मैं प्रतिबंधित कर दूंगा, रेस्ट्रिक्टेड कर दूंगा, लिमिटेड कर दूंगा, इससे नीचे और इससे ऊपर आप नहीं ले सकेंगे। अब ये काम कैसे करेंगे, देखो, जब मैंने इतना रेंज लिया, इतना, तो ये कैसा मिला हमको, 1 1 नहीं मिला। ये वाला रेंज लेंगे तो भी 1 1 नहीं मिलेगा। कैसे? आप एक्स अक्ष के समांतर लाइन खींचेंगे, फिर ये दो जगह काट देगा इसको। समझ आया? अब आप ध्यान से देखिए, मैं कितना लूंगा। यहां से मैं केवल यहां से और यहां तक का पोर्शन लेना चाहता हूं। देखिए ग्राफ का, बाकी सारा का सारा हिस्सा मैं यहां से हटा दूंगा। इधर का पूरा पोर्शन गायब, इधर का पूरा पोर्शन गायब। आप इस हिस्से को ध्यान से देखिए, इस पोर्शन को, कहां से कहां तक का पोर्शन है, -π/2 से +π/2 तक का पोर्शन है। अब इधर वाले हिस्से और इधर वाले हिस्से की बात मत करिए, केवल आप इतने टुकड़े की बात करिए, केवल आप इतने से स्पैन की बात करिए। स्पैन मतलब इंटरवल, केवल आप इस अंतराल की बात करो। इस अंतराल में फलन एक ही है या नहीं है, चेक कर लो। एक ही चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका मैंने क्या बताया, एक्स अक्ष के समांतर लाइन खींचो, अगर दो जगह काटे तो एक ही नहीं है, एक जगह काटे, खींच के देख लो। देख लिया? चाहे जहां से खींच दो, चाहे जहां से खींच दो, हर बार कितनी जगह पर काटेगी, एक जगह पर ही, दो जगह कहां काटेगी। देखो यहां पर ऐसा खींच दिया, कर्व एक ही जगह तो कटा, आगे क्या हो रहा है आई डोंट केयर, क्योंकि वो मैंने लिया ही नहीं है। आप चाहे जहां खींच के देख लो, चाहे जिस जगह पर एक्स अक्ष के समांतर लाइन को ड्रॉ करके देखो, हर जगह वो ग्राफ को कितनी जगह पर काटेगा। तो पूरा साइन ग्राफ कैसा था, एक ही नहीं था। लेकिन अगर मैं -π/2 से +π/2 तक का हिस्सा लेता हूं,
तो वो कैसा है, एकैकी है। देख रहे हैं आप, क्योंकि यहां पर फलन के दो मानों के लिए x के अलग अलग मान नहीं है, क्योंकि ग्राफ में जब हम x अक्ष के समांतराल खींचते तो एक ही जगह काटती है वो। ये बात समझ में आई? जैसे इस हिस्से पर मैं आपको करके दिखा रहा था ना, ऐसे जब ग्राफ बना हुआ था इस तरीके का, तो मैंने ये करके दिखा दिया आपको कि देखो यहां पर और यहां दोनों जगहों पर फंक्शन की वैल्यू सेम है, लेकिन दोनों जगहों पर x1 और x2 कैसे हैं, अलग अलग है। जबकि एक ही होने के लिए अगर फलन सेम है तो x1 और x2 भी कैसे होने चाहिए, सेम। अब यहां पर आप चेक करके देखो, यहां से यहां तक के बीच में इतने से केवल स्पैन में, इतने से इंटरवल में देखो, ऐसी सिचुएशन अब आपको नहीं मिलेगी। बात समझ आई? इस पॉइंट के लिए फलन का मान इतना, तो इस पॉइंट के लिए x की वैल्यू भी एक है केवल। इस पॉइंट के लिए फलन की वैल्यू इतनी, तो इस पॉइंट के लिए x की वैल्यू भी तो एक ही है। तो इस अंतराल से इस अंतराल तक हमने फलन को क्या बना लिया, एक ही बना लिया हमने। आच्छादक तो वो बेचारा पहले से ही था, तो क्या कर लिया देखो ध्यान से, हमने उसको रेस्ट्रिक्ट कर लिया। किसको रेस्ट्रिक्ट कर लिया, साइन फंक्शन को रेस्ट्रिक्ट कर लिया। कहां से कहां तक के लिए, डोमेन बताइए, -π/2 से +π/2 तक, और रेंज कितना है, -1 से +1। तो साइन फंक्शन इस डोमेन के लिए उसका रेंज इतना, रेंज अभी भी वही है। रेंज क्यों नहीं बदला, क्योंकि अभी भी मैक्सिमम +1 तक जा रहा है और मिनिमम कहां तक आ रहा है, -1 तक, तो रेंज वही है उसका। लेकिन पहले साइन का डोमेन ये था, रेंज इतनी थी, लेकिन जब ये डोमेन था और ये रेंज थी तो वो बाइजेक्टिव नहीं था, याद करिए। लेकिन जब ये डोमेन और ये रेंज लेंगे तो साइन का फंक्शन कैसा है, बाइजेक्टिव है, यानी कि एकैकी भी है और वो आच्छादक भी है। देख रहे हैं अब आप, ये दो लाइंस लिखी। अब आप ये कंफ्यूजन में मत आना कि साइन का डोमेन R होता है कि साइन का डोमेन ये होता है। बताइए साइन का डोमेन क्या होता है, R होता है कि ये होता है, दोनों है। जब साइन का डोमेन ये होगा और रेंज ये होगा, उस समय साइन एकैकी नहीं होगा। समझ आया? एकैकी नहीं होगा, आच्छादक होगा। लेकिन जब साइन का डोमेन ये होगा और रेंज ये होगा, तो उस समय फलन जो साइन होगा वो एकैकी भी होगा, आच्छादक भी होगा, और उस सिचुएशन पे हम उसका इनवर्स भी निकाल पाएंगे। अभी समझ आया? तो ये वाला जो डोमेन और रेंज आया, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं उस समय sin x इज इक्वल टू वाई इज बाइजेक्टिव। कैसा फलन होगा, बाइजेक्टिव होगा। 1 1 और ऑन 2 दोनों इसमें क्वालिटीज आ जाएंगी। देयरफॉर अगर ये इसके लिए बाइजेक्टिव हो गया तो इस इंटरवल के लिए हम उसका इनवर्स निकाल सकते हैं। तो इनवर्स को कैसे लिख सकते हैं, बता सकते हैं आप मुझे? साइन इनवर्स, और आप याद करें साइन का जो डोमेन है वो अब इसका रेंज बनेगा, और जो उसका रेंज है वो इसका डोमेन बन जाएगा। और इसको कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे, साइन इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स। देखा आपने? तो किस तरह से साइन फंक्शन को हमने क्या बना लिया, साइन फंक्शन को हमने बाइजेक्टिव कर लिया। साइन इनवर्स का डोमेन बताइए, -1 to +1। साइन इनवर्स फंक्शन का रेंज बताइए, -π/2 to +π/2। एक और बड़ी बढ़िया चीज मुझे याद आ रही है, मैं आपको बताना चाहता हूं। क्या? साइन इनवर्स फंक्शन, ये किसका आपने निकाला है, साइन इनवर्स फंक्शन। ये लिखा गया था ताकि इसकी मदद से हम यहां तक पहुंच सकें, ठीक है? अदरवाइज साइन इनवर्स फंक्शन को लिखा है। साइन इनवर्स फंक्शन का एक और नाम रखा गया है, उसको बोलते हैं आर्क साइन फंक्शन। आर्क साइन फंक्शन, साइन इनवर्स को आर्क साइन भी आप कह सकते हो। तो कहीं पर भी अगर मैं लिखूंगा साइन इनवर्स x, तो उसे आप और क्या लिख सकते हो, उसे आप लिख सकते हो आर्क साइन x। ये इसके दो तरीके होंगे लिखने के, इसका ये दूसरा नाम है। तो हम चाहे साइन इनवर्स फंक्शन बोल दें, या हम दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, आर्क साइन फंक्शन। फिर आर्क साइन इनवर्स नहीं लगाया जाएगा, आर्क साइन फंक्शन, ये इसका दूसरा नाम है।
और साइन इनवर्स का डोमेन और साइन इनवर्स का रेंज, ये दोनों आपके सामने है। और अब आपने देखा कि यहां से यहां तक के बीच में हमने इसको क्या बना लिया है, हमने इसको एकाकी आच्छादक आच्छादक तो बेचारा पहले से था, एकाकी बनाया हमने केवल उसको। तो अभी आपको समझ आ गई बात। तो अब मैं इसको साफ कर देता हूं और अभी आपको मैं कॉस इनवर्स का निकाल के दिखाता हूं, उसका डोमेन और रेंज क्या होगा। देखिए मैं चाहूं तो एक सिंपल सी टेबल बनाऊंगा, उसमें साइन इनवर्स का डोमेन लिख दूंगा, रेंज लिख दूंगा और आपको बोलूंगा घर से याद करके आ जाओ, आप याद करोगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको अंदर से फील आना चाहिए, अंदर से समझ आना चाहिए क्यों हुआ था ऐसा आखिरकार। हाँ एक चीज और, आपने क्वेश्चन नहीं पूछा, आपको पूछना चाहिए था, ये पूछना चाहिए था कि सर आपने बड़ी आसानी से हमको बेवकूफ बना दिया, यहां से यहां तक का ले लिया, अगर मैं यहां से यहां तक का ले लूं तो क्या ये एकाकी आच्छादक नहीं है? श्योरली ये एकाकी आच्छादक है, चेक कर लो ना, चेक करो आप इसको, ये भी एकाकी आच्छादक मिलेगा। यहां से यहां तक का मैं ले लूंगा तब भी एकाकी आच्छादक है। लेकिन आपने तो बड़ी आसानी से बेवकूफ बना दिया, इसको ही क्यों ले लिया आपने और लिख भी दिया कि इसका डोमेन हो गया, ये इसका रेंज हो गया। तो ये मैं आपको बताता हूं, ये चीज मैंने इसलिए बताई आपको क्योंकि ये उस समय बताया गया था, जो मैं वो चीज आपको बताता हूं जो पूरी जगह पर, पूरी दुनिया में जब इनवर्स फंक्शन पढ़ाए जाते हैं तो वहां पर यही डोमेन और रेंज इसको बताया जाता है। जिस समय इनवर्स फंक्शन के बारे में स्टार्ट हुआ था ये करना, जब इसकी स्टडी शुरू हुई थी, उस वक्त शुरुआत में इसी को ले लिया गया था। अदरवाइज ये वाला रेंज भी आपका एकाकी आच्छादक करता है, ये रेंज भी उसको क्या कर देता है, एकाकी आच्छादक बना के रखता है। लेकिन मैंने कब की बात की, जब स्टडी स्टार्ट हुई थी इनवर्स फंक्शन की, उस वक्त ये एक रेंज ले लिया गया था, इसीलिए इसको बोला जाता है प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। इस रेंज को क्या बोला जाता है? इसको कहा जाता है प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। इसका एक दूसरा नाम भी रखा गया, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी इसको कहते हैं, मुख्य मान शाखा। क्या नाम रखते हैं इसका? मुख्य मान शाखा इस रेंज को। तो ये वाला जो रेंज होगा इनवर्स का, ये मुख्य मान शाखा होगी। बाकी बहुत ऐसे आपको इंटरवल्स मिलेंगे जहां पर आप अपने इस फलन को क्या बना सकते हो, एकाकी बना सकते हो। आच्छादक तो वो है ही। अब बात समझ में आ गई कि हमने इसी को क्यों आपको बताया, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड फॉलो किया जाता है, ये हर जगह यही चीज चलती है। और जब स्टडी स्टार्ट हुई थी इसकी इनवर्स फंक्शन की, तो भी यहीं से स्टार्ट हुआ था, उस समय भी इसी को लेके कैलकुलेशन किए गए थे। तो हम आपको बताते हैं। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे इंटरवल्स हैं, आप देखो इस इंटरवल में भी तो फलन एकाकी है, इसमें भी एकाकी है, इसमें भी एकाकी, सब जगह एकाकी, लेकिन मैंने इसी को लेके आपको बताया। ठीक है, तो अब मैं इसको हटाता हूं, अब हम लोग चलते हैं किसके पढ़ने के लिए, कॉस इनवर्स फंक्शन को। ठीक है, मैं इरेज कर देता हूं इसको। अब हम दूसरा फंक्शन लेते हैं, कौन सा? कॉस इनवर्स फंक्शन या आर्क कॉस फंक्शन, ये इसका दूसरा नाम है। ठीक है, देखो कॉस फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, देखो एक समझ जाओगे ना बेटा आप फिर देखना, मुझे कुछ नहीं बताना, आप खुद मुझे बताया करोगे कौन सी वैल्यू ले लो। देखिए इसमें इधर मैंने x ले लिया, इस तरफ नेगेटिव x है, ये y और ये नेगेटिव y, ये मैंने +1 मान लिया और इतनी डिस्टेंस पर मैंने -1 मान लिया। ये 0, दिस इज π/2, दिस इज पाई एंड दिस इज 3π/2, दिस इज 2π। बेटा मैं ज़्यादा नहीं बनाया करूँगा, आप समझ सकते हैं। -π/2, दिस इज -π, -3π/2, -2π। कॉस के लिए है तो कॉस के लिए ये 0 रहेगा, यहाँ नेगेटिव -1, यहाँ फिर 0, यहाँ +1। इस तरीके से कॉस का ग्राफ चलेगा ऐसा।
आप देखते हैं ऐसा बनाते चले जाएंगे, ये ग्राफ इस तरीके से आपको मिलेगा। ऐसे ये ग्राफ आता है, ये कॉस का ग्राफ आता है, ठीक है। अब इस कॉस के ग्राफ में आगे इधर भी चलता चला जाएगा अनंत तक, इधर भी इन्फिनिटी तक ये चला जाएगा, लेकिन मैं इसीलिए मैंने ज्यादा नहीं बनाया क्योंकि मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए। वैसे तो देखा जाए तो चाहे जहां देख लोगे ये फलन आपका एक ही नहीं है। चेक करो, इस जगह पे फंक्शन की वैल्यू इतनी, इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू भी इतनी ही, लेकिन दोनों पॉइंट अलग अलग हैं। चेक करिए, तो ये फलन एक ही नहीं है। इसीलिए मैं इस फंक्शन को क्या बनाना चाहता हूं, मैं इस फंक्शन को एक ही बनाना चाहता हूं, इसलिए मैं इसको रेस्ट्रिक्ट करूंगा, कुछ यहां पर हिस्सा लूंगा और उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि ये फलन एक ही है। तो देखिए कौन सा हिस्सा लेना है आपको, एक ये और एक ये वाला स्पैन लेना है, इतना सा आपको। आप देखिए इसके आगे भी हटा दो आप, इसके पीछे का हिस्सा भी अगर हटा दो तो बस ये इतना सा ग्राफ मिला कि नहीं मिला आपको। अगर इतना सा आपको ग्राफ मिला, आपको क्या लगता है यहां से यहां तक के बीच में फलन कैसा है, आ गया एक ही। वैसे तो एक ही नहीं था, अभी आपने देखा था, पर यहां से लेकर यहां तक के लिए फंक्शन हमारा कैसा बन गया, एक ही बन गया। तो इस इतनी लिमिट रेंज के लिए, इस रेंज के लिए मैं इसका इनवर्स ज्ञात कर सकता हूं, ठीक है। ओके, वैसे नॉर्मली कॉस का रेंज क्या होता है बताइए, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, और सॉरी डोमेन, और रेंज कितना होता है -1 2 +1। लेकिन इस वाले डोमेन और रेंज में कॉस बाइजेक्टिव नहीं है, एक ही आच्छादक नहीं है। अगर एक ही आच्छादक की बात करें तो उसके लिए कौन सा इंटरवल हमने लिया है, 0 to पाई। आप चेक करो, 0 से पाई के बीच में आप देख रहे हो कि ये एक ही आच्छादक है। इस बार अगर आप सोचोगे कि वही आपने क्यों नहीं लिया, जो पहले साइन में लिया था वही इसमें ले लो, तो देख लो ना, लेके -π/2 से +π/2 तक के बीच का हिस्सा अगर मैं ले लेता हूं और फिर x अक्ष के समांतर में लाइन ड्रॉ करता हूं तो वो हमारे ग्राफ को दो जगह काट देगा। तो मैं इसमें -π/2 से +π/2 तक नहीं ले सकता, साइन में लिया था हमने, इसमें नहीं ले सकते। इसमें मैंने कहां से कहां तक इसीलिए लिया, 0 से पाई तक लिया, इसमें वो प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो कॉस का डोमेन कितना बनाया हमने, 0 to पाई, क्लोज्ड इंटरवल 0 to पाई। उसके लिए रेंज कितना है, रेंज तो वही है क्योंकि मिनिमम -1 तक देखो जाता है और मैक्सिमम +1 तक जाता है, तो रेंज तो वही है। और इस वाले में हम कैसे लिख सकते हैं, cos x = y इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब समझ गए कि ये वाले डोमेन रेंज पर हमारा जो कॉस फलन है वो एक ही आच्छादक है। अगर एक ही आच्छादक है तो इसी वाले डोमेन रेंज पर आप क्या निकाल सकते हो, इसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हो। देयरफॉर वी कैन राइट कॉस इनवर्स -1 to +1 0 to पाई। आपके कॉस इनवर्स का जो डोमेन होगा वो इसका रेंज, और जो इसका रेंज होगा वो इसका डोमेन होगा। और इसको रिप्रेजेंट कैसे कर लेंगे, कॉस इनवर्स y = x। तो देखो इस डोमेन और रेंज के लिए इनवर्स नहीं प्राप्त कर सकते थे, लेकिन इस डोमेन और रेंज के लिए हम इनवर्स निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें ये एक ही आच्छादक हो गया, ठीक है। तो ये किसका हमने ले लिया, कॉस इनवर्स फंक्शन का ले लिया। चलते हैं tan इनवर्स फंक्शन का लेने। ओके, आई होप कि समझ आ रहा है आपको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हटा देते हैं इसको। तीसरा कौन सा फंक्शन है, tan इनवर्स फंक्शन। इसका दूसरा नाम बताइए tan इनवर्स फंक्शन का, आर्कटैन फंक्शन, ठीक है। नॉर्मली tan फंक्शन का डोमेन क्या होता है, तो नॉर्मली tan फंक्शन का डोमेन था r - x इज सच दैट x = 2n+1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। याद आया आपको, π/2 के विषम गुणज पर
tan अपरिभाषित हो जाता है, इसलिए वो नहीं चाहिए, तो उसको हमने घटा दिया, और घटा दिया मतलब हटा दिया। इसका रेंज कितना आया था? द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, दिस वाज द रेंज, बट इन दिस डोमेन इन दिस रेंज आवर tan फंक्शन इज नॉट 1 1। इस डोमेन और इस रेंज पर हमारा tan का फंक्शन 1 1 नहीं है। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? मैंने यहां पर पहले वाला जो चित्र था उसको पूरा इरेज नहीं किया है, क्योंकि बार बार मुझे इरेज करना पड़ता है, फिर बनाना रहता है ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब tan का ग्राफ देखो, थोड़ा ध्यान से देखो। tan 0 पे इसकी वैल्यू क्या होती है? tan 0 की वैल्यू 0, tan π/2 की वैल्यू इन्फिनिटी, तो tan π/2 की वैल्यू इन्फिनिटी रहती है। थोड़ा सा tan, और इधर -π/2 है। थोड़ा सा इसके ग्राफ को देखिएगा, tan 0 की वैल्यू 0, और ऐसे वैल्यू आगे जाओगे तो वैल्यू बढ़ते जाती है। ये tan का ग्राफ इस तरीके का आता है, ये ग्राफ इस तरीके का आता है। काफी अच्छा साउंड था। तो ये इस तरह का ग्राफ आता है। देखिए tan π/2 की वैल्यू इन्फिनिटी, लेकिन ये कभी भी इसको टच नहीं करेगा। आपको ऐसा पैरेलल दिखेगा पर ये है नहीं, इन्फिनिटी अपरिभाषित है ना, वहां तक नहीं ले जाएंगे इसको। ये tan का ग्राफ। उसके बाद एक आपने बना लिया अगर, तो दूसरा भी आप बना सकते हो। कैसे? उसके बगल में फिर tan पाई की वैल्यू कितनी होगी? 0। tan 180 का मान 0 नहीं होगा? अरे tan पाई बराबर sin पाई अपॉन cos पाई, और cos पाई की वैल्यू -1, sin पाई 0। तो ये फिर से ग्राफ ऐसा मिलेगा आपको, इस तरीके का, इस तरीके का ग्राफ इसमें मिलेगा। अगले अगर इधर की तरफ आप बनाने जाओगे तो इसका ग्राफ आपको ऐसा मिल जाएगा। इस तरीके का ऐसा आप बनाते चले जाइए, ये tan का ग्राफ मिलता जाएगा आपको, ठीक है। 2 पाई के बाद यहां पर कौन आएगा? 5 π/2। इसका नेक्स्ट जो बनेगा वो इस तरीके का ग्राफ बनेगा। इधर भी -2 पाई के बाद -5 π/2। इससे भी जो बनेगा वो ऐसा ग्राफ बनेगा। तो ये ग्राफ किसका ग्राफ आता है? tan का। अब इसमें अगर मैं x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचूंगा, ये देखिए आप एकदम काटते काटते चले जाएगा, बहुत जगह पर काट देगा। देखो इस जगह पर काट देगा सबको। तो क्या ये tan का फलन एक ही है? आंसर इज नो। tan का फलन तो 1 1 नहीं है। अगर ये 1 1 नहीं है तो फिर, अगर ये 1 1 नहीं है तो फिर हाँ, इसका हम इनवर्स कैसे निकालेंगे? तो आंसर है हम इसको 1 1 बनाएंगे। पहले इसको क्या कर देते हैं? रेस्ट्रिक्ट कर देंगे हम इसको कुछ लिमिटेशंस में, और उसमें हम इसको बाइजेक्टिव बना करके उसके बाद इनवर्स निकाल देंगे। अब आप समझ गए होंगे किसमें बना दिया जाए इसको। वेरी गुड। -π/2 से +π/2 का रेंज। इधर का साफ कर दो सब, इसके इधर का सब हटा दो, इसके इधर का सब हटा दो। केवल आप -π/2 से +π/2 तक का देखिए। इसमें ये ऐसे यहां से आया, ये ऐसा यहां पर चला जाएगा, और इसमें ये एक ही आपको दिख रहा होगा। इतना लेते हैं तो जब इसके समांतर लाइन खींचोगे तो इस ग्राफ को कहीं दो जगह नहीं काटेगा ये, ठीक है। तो क्या देखा आपने? आपने देखा कि जो tan है वो किस डोमेन पर, उसका डोमेन क्या है? -π/2 से +π/2, -π/2 टू +π/2। इसके लिए -π/2 से +π/2 के लिए उसका रेंज कितना है? रेंज इसका आएगा मेरे ख्याल से और रियल नंबर्स, क्योंकि इधर भी बहुत अनंत तक चला जाएगा, इधर भी तो बहुत इन्फिनिटी तक चला जाएगा। तो इसका रेंज कितना होगा? द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। इसमें एक चीज थोड़ा सा चेक कर लो, इसका ये डोमेन -π/2 से +π/2 तक है। बुक है, क्लोज्ड इंटरवल देखो पहले।
ओपन। हाँ क्यों? देखिए एक चीज सभी समझ लें गौर से जरा, क्या इस ग्राफ ने π/2 को कहीं पर टच किया है? नहीं। -π/2 को कहीं पर टच किया है? नहीं किया। इसलिए आप क्लोज्ड इंटरवल नहीं लेंगे। कौन सा इंटरवल लेंगे आप? ओपन इंटरवल ले लेंगे। ठीक रहेगा। अब सभी को यह बात समझ में आ गई कि कितना हमें इंटरवल लेना है। ये वाला टुकड़ा अगर केवल हम लेते हैं तो इस वाले हिस्से पर देखने पर आपको tan कैसा दिखेगा? 1 1। आच्छादक तो वो है ही, हर वैल्यू यहां पर आपको दिखाई देगी यहां पे। तो आच्छादक है एक है कि हमने इस इंटरवल पे इसको बना लिया। तो जो tan का फंक्शन है इस डोमेन और रेंज पर क्या हुआ? वो एक है कि आच्छादक हो गया। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं? tan x = y इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मीन्स एक है कि आच्छादक, दोनों प्रकार का गुण है उसमें। देयरफॉर अगर tan इस रेंज, डोमेन और रेंज में एक है कि आच्छादक है तो फिर इस डोमेन और रेंज के लिए हम उसका इनवर्स निकाल सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स, और क्या लिखेंगे? r। इसका जो रेंज होगा वो इसका डोमेन बन जाएगा और इसका डोमेन उसका रेंज बन जाएगा। -π/2 टू +π/2, और इसको मैं लिख सकूंगा tan इनवर्स y = x। तो बता सकते हैं tan इनवर्स x का डोमेन क्या है? tan इनवर्स x का डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, और tan इनवर्स x का रेंज क्या है? -π/2 +π/2 के बीच ओपन इंटरवल -π/2 +π/2। ठीक है, ये हो गया tan इनवर्स फंक्शन का। इसके बाद हम करेंगे cot इनवर्स फंक्शन को। ठीक है, फोर्थ है cot इनवर्स फंक्शन। ठीक है, और इसको और क्या बोल सकते हैं? आर्क कॉट फंक्शन। ये फंक्शन का शॉर्टकट लिखने का तरीका है f ऊपर n डॉट। तो कॉट इनवर्स फंक्शन या आर्क कॉट फंक्शन। वैसे नॉर्मली कॉट फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होता है? कॉट फंक्शन का जो डोमेन होता है वो आपको याद होगा, रियल नंबर माइनस x इज सच दैट, कॉट को कॉस से प्रॉब्लम थी, cos अपॉन साइन, साइन n पाई, x = n पाई where n belongs to the set of integers। और इसका रेंज कितना था? कैपिटल R। लेकिन इस डोमेन और रेंज के होने से कॉट फलन एक एक ही नहीं होता, तो हम उसका इन्वर्स नहीं ज्ञात कर सकते, तो हम उसको एक एक ही बनाएंगे पहले। ठीक है, लेकिन कॉट का फंक्शन का ग्राफ कैसा बनता है उसको देखने की जरूरत है। कॉट फलन का ग्राफ देखो, tan का जस्ट उल्टा बनेगा कॉट का ग्राफ, क्योंकि tan जहां पर मैक्सिमम होता है वहां कॉट मिनिमम। ठीक है, तो tan 0 की वैल्यू 0 और कॉट 0 की वैल्यू इन्फिनिटी। कॉट 0 = cos 0 अपॉन साइन 0। हाँ ठीक, इन्फिनिटी। तो जैसा tan का ग्राफ बना था वैसे कॉट का ग्राफ कैसा बनेगा? उसका उल्टा। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, कॉट π/2 पर क्या होगा? कॉट 90, cos 90 अपॉन साइन 90, cos 90 0, साइन 90 1 0। तो 90 पर कैसा होगा? वो 0। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा। देखिए बेटा, अभी आपने निकाला ना कॉट 0 की वैल्यू, cos 0 अपॉन साइन 0 इन्फिनिटी। देखो ये कैसे पता लगाया जाता है इसको मैं आपको बताना चाहता हूं। cos 0 इन्फिनिटी, cot 0 सॉरी, cot π/2, cos π/2 अपॉन साइन π/2 दैट इज 0। और फिर cot पाई पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? cot पाई पर इसकी वैल्यू फिर इन्फिनिटी हो जाएगी। थोड़ा सा ये मुझे यहां से इरेज कर लेना चाहिए, अभी ये इससे नहीं बनेगा, ऐसे मैं यहां से इसको हटा देता हूं। ये 3π/2 है, आपको याद रखना है।
ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा अंदाजा लगाइए। अभी मैंने बताया cot 0 की वैल्यू cos 0 अपॉन sin 0 दैट इज इंफिनिटी, cot पाई बाई 2 cos पाई बाई 2 अपॉन sin पाई बाई 2, दिस विल बी 0। तो 90 पर 0 रहेगा, 90 पर कितना होगा 0, तो 90 पर ग्राफ इसको टच करेगा, और 0 पर कैसा होगा इंफिनिटी। आगे पाई पर फिर क्या होगा, cot पाई इज इक्वल टू cos पाई अपॉन sin पाई दैट इज अगेन इंफिनिटी। तो 0 पर इंफिनिटी, पाई पर इंफिनिटी, यहां पर 0। इस बार इसे मुझे ये लाइनें बनानी पड़ेंगी 2 पाई पर, ऐसे यहां पर पाई पर लाइन बनानी पड़ेगी, इसे मुझे 2 पाई पर लाइन बनानी पड़ेगी। इस बार का ग्राफ कैसा बनेगा, इस बार का ग्राफ ऐसा बनेगा, देखा tan से थोड़ा क्या हो जाएगा उल्टा, याद आया आपको। और यहां पर अब बनाएंगे तो कैसा बनेगा, ऐसा बन जाएगा। यहां पर इसको बनाएंगे तो ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा, यहां पर आप बनाएंगे तो ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा। समझ आ गया। तो ये किसका ग्राफ बन गया, कॉट का। tan का इधर से ऐसा बनता था, कॉट का इधर से ऐसा बन जाएगा। क्यों, आप वो जानते भी हो कि tan 30 की वैल्यू अगर 1/√3 है तो cot 30 उस समय कैसा होता है √3, वैल्यू बड़ी रहती है उसकी। तो जब tan छोटा तो cot बड़ा रहता है, तो उससे ग्राफ थोड़ा उसका उल्टा बनेगा। अब ये पूरा फलन तो इस डोमेन और रेंज पर तो ये बाइजेक्टिव नहीं है, लेकिन हम इसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे। अब आप बताओ कहां से कहां तक रिस्ट्रिक्ट करें। वेरी गुड, इस वाले इंटरवल पे अगर ले लें 0 से पाई के बीच में, तो आप देखें ये पूरा का पूरा फलन एक ही है, और आच्छादक तो पे पहले से था। तो क्या हो जाएगा, अब आप लिख सकते हैं दैट कॉट, कौन सा डोमेन हमने लिया 0 to पाई, ओपन इंटरवल। क्यों, क्योंकि ना तो ये ग्राफ कभी 0 को टच कर पाता है ना कभी पाई को टच करता है, इसलिए 0 to पाई ओपन इंटरवल। अगर ये 0 पाई को टच कर देगा तो क्लोज्ड। साइन और कॉस में -π/2 + π/2 को टच करता था, इसलिए क्लोज्ड इंटरवल लगाते थे, इसमें टच नहीं करता। रेंज इसका क्या होगा, रेंज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। क्यों, क्योंकि ऊपर तक ये बड़ा अनंत तक चला जाएगा, नीचे तक भी अनंत से चला जाएगा, ये -1 पर नहीं रुकेगा, -1 से नीचे चला जाएगा, +1 से ऊपर चला जाएगा। सो द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स विल बी इट्स रेंज। और इस डोमेन और रेंज पर यह फलन कैसा हो गया, बाइजेक्टिव। इस डोमेन रेंज पर फलन बाइजेक्टिव नहीं था, लेकिन इस डोमेन और रेंज पर फलन कैसा हो गया। एंड वी कैन राइट cot x इज इक्वल टू y इज बाइजेक्टिव। अगर ये बाइजेक्टिव है तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, cot इनवर्स। cot इनवर्स का डोमेन क्या बनेगा बताइए, रियल नंबर, और रेंज इसका होगा 0 to पाई। और ये रेंज कौन सा होगा, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, याद रखना है इसको क्या बोला जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू का रेंज है ये। बाकी ऐसे तो बहुत सारे हम रेंजेस ले सकते थे। ये cot इनवर्स, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, cot इनवर्स y इज इक्वल टू x। तो cot इनवर्स x का डोमेन बताइए, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। cot इनवर्स x का रेंज बताइए, फ्रॉम 0 to पाई, बिटवीन 0 to पाई, क्योंकि ओपन इंटरवल लगा हुआ है। ठीक है, तो ये cot इनवर्स फंक्शन का हो गया। इसके बाद दो फंक्शन और हैं, सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स। ठीक है, अब 5th नंबर पे हम करते हैं सेक इनवर्स फंक्शन, जिसको हम शॉर्ट में आर्क सेक फंक्शन भी बोला जाता है। क्या आप बच्चों को याद है सेक फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होता था। सेक का डोमेन तो वही होता था जो डोमेन tan का होता था, r माइनस x इज सच दैट x इज इक्वल टू 2n + 1 π/2 n बिलोंग्स टू z। और इसका सेक का डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता था, सेक का रेंज होता था r -1 to +1, ये इसका रेंज होता था। लेकिन इस डोमेन और इस रेंज पर सेक फलन
कैसा नहीं होता, एकाएकी नहीं होता। तो हम बना सकते हैं, देखो कैसे बना सकते हैं। उसके लिए एक काम करेंगे, पहले सेक का ग्राफ तो बनाओ। सेक का ग्राफ बनेगा, उससे अंदाजा हम लगा सकते हैं। अब देखो सेक का ग्राफ बनाने का एक बढ़िया तरीका मैं आपको बताऊं। कॉस का ग्राफ बनाइए पहले, कॉस का। सेक कॉस का उल्टा होता है, तो पहले आप कॉस का ग्राफ बनाओ, इसके बाद उसका उल्टा कर देना। बात समझ रहे? अगर वो ऐसे हो तो ऐसे कर देना उसको, ठीक है। सेक का ग्राफ बना, कॉस का बनाओ, और जहां जहां वो ऐसे है उसको ऐसा कर दो, और जहां जहां वो ऐसा है उसको पकड़ के ऐसा कर दो सीधा। अब देखिए कैसे मैं बनाता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। ये +1 और ये -1, कॉस का ग्राफ ऐसा आता था, ये थोड़ा सा मैं एक बॉर्डर लाइन बना देता हूं, इससे मुझे इजी रहता है। ऐसे कॉस का ग्राफ जाता है, यहां पर -π/2, यहां पाई, ये 2π, पॉइंट सारे मिट गए हैं। इस तरीके से ये कॉस का ग्राफ आएगा। अब आप देखिए सेक का ग्राफ कैसे बनाते हैं। ये हमने कॉस का बनाया, सेक का नहीं बनाया अभी। मैं सेक का बनाने की आपको विधि बता रहा हूं, कैसे आप बना सकते हैं। देखो ध्यान से, कॉस का ग्राफ बनाने के लिए आप, मैंने बोला ये जहां पर ऐसा दिखे वहां इसको पलट के ऐसा कर दो, और जहां पर ऐसा दिखे वहां पलट के ऐसा कर दो, क्योंकि सेक कॉस का क्या होता है, उल्टा। और ये हमने भी किसका बनाया है, कॉस का। हमको बनाना किसका है, सेक का, तो उल्टा कर दो। देखो इस वाले इंटरवल की बात करिए जरा, इस वाले पर, या पहले, ठीक है आप उलट दीजिए पहले इसको, पहले सेक का ग्राफ तो बने, इसके बाद बाकी बातें होंगी। ये π/2 है यहां पर, हाँ देखिए बेटा सेक का ग्राफ कैसे बनेगा। ये ग्राफ यहां पर इस इंटरवल पे देखो आपको कैसा दिखता है, नीचे की तरफ, तो इसको पलट के ऊपर की तरफ कर दो, और ऐसा कर देना है आपको, ऐसे, और ये यहां से हट जाएगा। देखा आपने, ऐसा था तो हमने ऐसे पकड़ के कर दिया इसको। और ये ग्राफ ऐसा है तो इसको कैसा कर दो, इसको ऐसा कर दो, इसको यहां से हटा देते हैं, ये देखिए हमने हटा दिया। ऐसा ही इस ग्राफ को कैसा कर दो, इसको ऐसा कर दो, ठीक है, और इसको ऐसा कर दीजिए यहां पर, इस तरह से, इसको यहां पर ऐसा कर दो, ऐसे। तो अब जो ये ग्राफ आपको मिला, ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं, ये ग्राफ किसका मिल गया, सेक एक्स का। देख रहे हैं आप, समझ नहीं आया? तो कॉस से क्या बना सकते हैं, आप सेक बना सकते हैं। ये सेक का ग्राफ है। अब अगर ये सेक का ग्राफ है, उसकी डोमेन और उसकी रेंज ये है, लेकिन इस डोमेन और रेंज पर सेक का ग्राफ एक ही नहीं है, आच्छादक तो मिल जाएगा आपको। और देखो सारी वैल्यूज 1 से ऊपर हैं और सारी वैल्यूज -1 से नीचे हैं। आप देखा नहीं, तो सेक की सारी वैल्यूज -1 और +1 के बीच नहीं आएंगी, +1 से ऊपर और -1 से नीचे रहेंगी। वो ग्राफ में दर्शा रहा है आपको। अब इसमें कौन सा स्पैन हमको लेना चाहिए, कौन सा इंटरवल लेना चाहिए, जिस इंटरवल पर हम इसको बाइजेक्टिव बना सकते हैं, 1 1 बना सकते हैं। सोचिए, बताइए। देखो अगर मैं ये ले लेता हूं, ये, तो यहां से यहां तक में कैसा है, एक ही है क्या? लाइन खींच के देखा, 2 जगह काट दिया, नहीं है। तो बड़ा आसान है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। यहां से
मैं यहां तक का पोर्शन इसका ले लेता हूं, 0 से कहां तक, पाई तक। 0 के इधर का आप इरेज कर दीजिए और पाई के इधर वाला हिस्सा साफ कर दीजिए। अब केवल आपको कितना देखना है, इतना देखना है और इतना देखना है, बस देख लो। अगर आप चाहें तो मैं इसको अलग बना सकता हूं, ये 0 था, ये π/2 है और यहां पर पाई है। 0 से π/2 के बीच में ये आपको ऐसा दिख रहा है, देखो, सॉरी 1 से ऊपर, तो ये आपको ऐसा दिखता है। और इधर पाई से π/2 के बीच में ये नीचे ऐसा ऐसा। और 0 से पाई के बीच में आप देखो, जहां भी एक अक्ष के समांतर लाइन खींचोगे वो हमेशा ग्राफ को, चाहे इसको हो या इसको, एक ही जगह पर काटेगा। तो 0 से पाई के बीच में आपका ये सेक ग्राफ कैसा बन गया, एक ही बन गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, सेक, जिसका डोमेन, क्या डोमेन लेना है इसका मुझे, 0 से पाई, 0 से क्या ले सकते हैं, पाई तक। इसका डोमेन मैं ले सकता हूं 0 से पाई, लेकिन एक प्रॉब्लम है इसमें, 0 से पाई तक ले तो सकते हैं, लेकिन π/2 पर आप देखें, π/2 पर ग्राफ ना नीचे वाला ना ऊपर वाला इस लाइन को टच नहीं करता। अगर टच नहीं करता इसका मतलब π/2 पर अपरिभाषित, और बात सही है। सेक π/2 की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी। सेक π/2 निकालोगे वैल्यू कितनी आएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी। तो उसमें आपको एक काम करना पड़ेगा, ये इसमें बीच में से 0 से पाई तक लीजिए, लेकिन π/2 को हटा दीजिए। हटा दीजिए मतलब घटा दीजिए, तो घटा दिया हमने। बात समझ में आई? और यही आप देखेंगे आपको इसकी डोमेन मिल जाएगी। कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया? क्यों मैंने ऐसा किया? देखो, इधर 0 को भी टच करता है, पाई को भी टच करता है, इसलिए क्लोज्ड इंटरवल। क्लियर? दूसरा, π/2 को कहीं पर भी टच नहीं करता, इसका मतलब π/2 इसके डोमेन में नहीं आना चाहिए। अब नहीं आना चाहिए तो हटाओ, हटाओ तो मतलब घटाओ, घटा दिया हमने। ठीक है? और इसका रेंज क्या होगा बताइए? रेंज तो वही रहेगा, r -1 to +1। अब देखो, इस डोमेन और रेंज पर सेक फंक्शन कैसा था, बाइजेक्टिव नहीं था, लेकिन इस डोमेन और रेंज पर सेक फंक्शन बाइजेक्टिव है। तो हम लिख सकते हैं सेक x = y कैसा हो गया है, इसमें इज बाइजेक्टिव। अगर ये इसमें बाइजेक्टिव हो गया है तो देयरफॉर सेक इनवर्स क्या लिखा जाना चाहिए? अब इसका डोमेन बताइए मुझे, r -1 to +1, और इसका जो रेंज होगा वो कितना होगा, 0 to पाई माइनस, ये एक एलिमेंट नहीं रहेगा, π/2। और इस तरह से हम लिख सकते हैं सेक इनवर्स y = x। ठीक है? तो आपने देखा कि ये सेक इनवर्स फंक्शन का हमने आपको बना के दिखाया। ठीक है? अब पहले एक चीज बताओ, ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आया? ये किसका ग्राफ है? सेक का ग्राफ है। बनाया कैसे आपने? कॉस का बनाया, और कॉस के ग्राफ में जो भी ऊपर या निचले वाले हिस्से थे उनको हमने फ्लिप कर दिया। फ्लिप कर दिया मतलब उलट दिया। अगर वो ऐसे थे तो हमने ऐसा कर दिया। ठीक है? और अगर वो ऐसे थे तो हमने ऐसा कर दिया। क्या कॉसेक में ये आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। पूरे 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं, 5 के हम आपको बता चुके हैं, 5 के। तो क्या 6th विच इज कॉसेक x आप उसका बना सकते हैं या नहीं बनेगा? आपसे बन जाना चाहिए। ठीक है? तो ये आपका होमवर्क है, ये आपकी ड्यूटी है। आपको क्या करना है? सबसे पहले जैसे हम पूरा करते हैं, पहले कॉसेक का ग्राफ बनाएंगे आप।
ग्राफ बनाने के बाद उसमें चेक करेंगे और मैं चेक करूंगा आपका सबका, ठीक है। आप मुझे सभी लोग अपना अपना नाम और उसमें लिखकर मुझे इमेज भेजिए, मैं उसमें देखता हूं कि आप बना पाते हैं कि नहीं बना पाते। आप व्हाट्सएप में भेज सकते हैं या आप यूट्यूब पे मेरे चैनल पर भी कमेंट में भेज सकते हैं, तो मैं उसको चेक करूंगा आप बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो कॉसेक इनवर्स एक्स, उसका और एक चीज देखिए, एक छोटा सा काम और आज अब मैं आपको दूंगा। सबके डोमेन और रेंज पता चल गए हैं। अब जैसे लास्ट क्लास में मैंने पूरे 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के डोमेन, रेंज और उनको लिखने के तरीके का एक टेबल बनाई थी, आप सभी लोग उसकी एक एक टेबल बनाएंगे जिसमें साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, सबका डोमेन लिखा होना चाहिए, सबकी रेंज लिखी होनी चाहिए और उनके मेथड टू राइट कैसे आप लिखते हो वो लिखा होना चाहिए। वो टेबल आप बनाइए और इसके बाद हमको दिखाइए, ठीक है। ये आपको करना है और इस तरीके से इनवर्स फंक्शन के डोमेन और रेंज हमने सीखे। आप सब एक टेबल में इसको समराइज करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं पर कल और आगे इससे रिलेटेड बातें करेंगे। थैंक यू।